इसमें वोकैबलरी के कुछ वर्ड्स है, हम उसे समझेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। सो या आई थिंक आई एम ऑडिबल, यू कैन लिसन मी। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you can tell me. Now let me start. Vocabulary. This is written by Nikhil Gupta. Author of this book is Nikhil Gupta. First of all, I should explain all this so that we can stay inside the box, not outside the box. मतलब कि हम अनरिलेवेंट ना जाए बल्कि रेलेवेंट में रहे, जितना ज़्यादा हो सके रेलेवेंट में रहे। ठीक है, जैसे हम अनरिलेवेंट हो जाएंगे यानी अपनी अपनी एम से दूर जा रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव से दूर जा रहे हैं। तो ये बुक है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी। ये सभी, ये देख सकते हो, ये सभी के लिए यूज़फुल है दिस इज बुक। ऑथर का नाम यहाँ रिटन है। इसमें क्या क्या है, ये 226 एडिशन है, मतलब लेटेस्ट है। सो यू कैन थिंक व्हाई शुड यू वॉच दिस लेक्चर। ये एक तो प्लस पॉइंट ये है कि ये लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर किया गया, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स है, फ्रेजेस है, वर्स प्लस फ्रेजल वर्स है, सिनम्स है, एटोनम्स है, प्लस स्पेलिंग्स है, ओमनियस है प्लस होमोफोन्स है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, द हिंदू ये न्यूज़पेपर है, तो उसके वोकैब प्लस फ्रेजेस हैं, रूट वर्ड्स हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी। एडिशनल इसमें क्या ऐड हुआ है, 2025 वाला जो पिछला 2024 की 2025 जो एडिशन था, उससे यहाँ पर अभी जो इधर लेटेस्ट एडिशन आया तो क्या ऐड हुआ। एडिशनल ऐड हुआ है कि 417 एसएससी की तरफ से और 470 दूसरे दूसरे एग्जाम से ऐड हुआ है। सेट से कंपेयर टू, देखो ये पिछले से कंपेयर करके, मतलब 2024 का पूरा तो है इसमें, लेकिन और जो ऐड हुआ है सो ये कितने वर्ड्स है इसमें टोटल 21,000 वर्ड्स है। बायलिंगुअल है, हिंदी का भी वो किया हुआ है, इंग्लिश का किया हुआ है, हिंदी। तो ये सभी कवर है इन दिस बुक। फर्स्ट एडिशन कब आया था, 2019। सेकेंड आया था 2000 इसमें, तो फिर थर्ड आया 2024 में, फोर्थ जो अभी है करंट एडिशन है वो है 2026। ठीक है, 2026। ये सब जानने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है कि इंडेक्स क्या है। प्रीवियस, देखो प्रीवियस पेपर्स प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। सेशन 1 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेक्शन 1 में क्या हमें पढ़ना है, पार्ट 1 है, सेक्शन 1 में भी पार्ट 1 है, उसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो ओ डब्ल्यू एस का मतलब होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका इंट्रोडक्शन होगा। तो इसके बाद जो टॉप 200, 200 जो ओ डब्ल्यू एस है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि पूछा गया एसएससी एग्जाम में, तो वो या बोल सकते टॉप है, रिपीटेड भी आएगा, तो हमें ज़्यादा फोकस रिपीटेड पर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर करना है। क्वेश्चन बोले तो वो वोकैबुलरी पर करना है। ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आस्क्ड इन ऑल वन, ये भी आस्क्ड है, ये भी आस्क्ड है। ये प्रैक्टिस सेट्स है बेस्ड ऑन रिसेंट, जो रिसेंट में आया था प्रीवियस एज अ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। एडिशनल क्या है कि आस्क्ड इन अदर अदर एग्जाम में जो पूछा गया वो है OWS प्रैक्टिस सेट्स, इसमें प्रैक्टिस सेट्स है जो कि बेस्ड ऑन रिसेंट अदर्स एग्जाम्स है। ओवरऑल ये इसमें जो दिया है ये हमारे लिए यूजफुल है और हम इसे कवर करेंगे। तो A0 A1 समझ आना है कि ये पार्ट ए का, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पार्ट बी में हम आइडम्स और फ्रेजेस को लेकर डिस्कस करेंगे। इसमें B0B है, तो इसका मतलब आइडम्स और फ्रेजेस को लेकर जिक्र किया गया है इसमें। पहले तो यहाँ आज आज इस लेक्चर में इसको लेकर कवर करेंगे, हालांकि ये पूरा नहीं कवर होगा, जितना भी टाइम लगेगा। पार्ट बी में है आइडम्स और फ्रेजेस को लेकर, वही बात है, पहले इंट्रोडक्शन होगा जो पूछा गया वगैरह वगैरह। फिर पार्ट सी में सिनम्स और आटम्स, ये सभी सिलेबस है। सिनम्स एंड आटम्स इंट्रोडक्शन इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद है होमोनम्स एंड होमोफोन्स है,
शायद मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा हो, बट मीनिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद स्पेलिंग इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो पूछा गया प्रीवियस, फिर उसके बाद सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 में है। तो सेक्शन 1 में क्या क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर एडम्स ऑफ फ्रेजेस है, सिनम्स आटम्स है, फिर होमोफॉन्स है, स्पेलिंग है। सेक्शन 2 में क्या है, वो कैब बूस्टर्स है, यहाँ पर हम वो कैब बूस्टर कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आएगा, एडिशनल लिस्ट है ये सभी, होमोनियस, होमोफॉन्स, एडिशनल लिस्ट है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इंट्रोडक्शन है। तो ये सेक्शन 2 है, यहाँ पर ये वो कैब बूस्टर के लिए F1 F2 है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अपेंडिक्स पार्ट जी है जो के स्पेशल वर्ड्स है। इसमें इस किताब में 7 तक नहीं हुआ, तो ये इसे जीवन बोला गया। तो इसमें क्या है, ये सभी जैसे वर्ड लिस्ट है, विथ रूट फोबिया है, वर्ड लिस्ट विथ रूट, तो इससे रिलेटेड है, रूट वर्ड्स है। फिलहाल के लिए हम पार्ट ए में है, पार्ट ए में। तो ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो पार्ट ए में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका क्या मतलब होता है, कंटेंट, OWS, ये सभी होगा इस पार्ट ए में। इस पार्ट ए में ये सभी डिस्कस होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉप वन मैंने ये बताया। तो हम इसमें पार्ट ए कवर करेंगे। अपडेटेड एंड एडिशनल कंटेंट क्या है, अपडेट क्या हुआ और एडिशनल क्या ऐड हुआ। तो न्यू जो एस एस है और डब्ल्यू एस है, एडेड वन, एडेड न्यू, यानी 417 सेट्स आस्क्ड बाय दिस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लेटेस्ट, यानी जो 2024 के बाद जो जितना भी जो आस्क्ड किया गया, तो इतना सारा ऐड हुआ है। एक्सपैंडेड OWS कवरेज, एडेड अ न्यू, इतना तो ऐड हुआ है, प्लस में नाउ कवर्स ए टोटल ऑफ 100 1277 एडिशनल सेट्स। तो ये यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो पढ़ते हैं, जैसे एडिशनल सिंबल्स फॉर अ स्मार्टर एंड एफिशिएंट, फॉर अ स्मार्ट और एफिशिएंट। तो यहाँ पर आर का मतलब रिपीटेशन काउंट है, कि उस वर्ड्स जैसे एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो वहाँ पर आ रहा है, तो हमें पता ये चलेगा कि वो रिपीट हुआ है। वहाँ पर हम स्मार्ट एफिशिएंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। The hashtag R tag used to show how many times an OWS has been asked in competitive एग्जाम। ये जो टैग है ये बताएगा कि कितना टाइम्स दिस OWS वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। The number outside the bracket shows SSC repetitions. The number inside the bracket shows repetition across the additional 127 sets. स्टार सिंबल का मतलब क्या होगा कि इट विल इंडिकेट द वर्ड हैज आल्सो बीन आस्क्ड एज अ स्पेलिंग क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम्स। ये बताएगा कि स्पेलिंग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा गया। टिल्ड सिंबल का मतलब, इस सिंबल का मतलब होगा कि इंडिकेट द OWS हैज आल्सो बीन आस्क्ड एज अ सिनोनिम्स और एटम्स। मतलब देखो वो क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज अ सिनोनिम्स और एटम्स के रूप में भी पूछा गया इस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये स्टार बताएगा कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो एज अ स्पेलिंग क्वेश्चन में पूछा गया। समझ रहे हो, इसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बस स्पेलिंग में कन्वर्ट करके एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके क्वेश्चन क्लियर कर रहा है। और हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम्स में डालकर उससे क्वेश्चन क्लियर करे। बहुत सा जैसे पैसेज होगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी वहाँ ऐड करेगा, वहाँ से कुछ फ्रेज निकालेगा, फिर हमसे पूछेगा कि इसका एक वर्ड में बताओ क्या होगा। ऐसे ऐसे एक दूसरे से लिंक्ड कर देता है। तो आर का मतलब रिपीटिशन है, और इस स्टार का मतलब हमें समझना है कि स्पेलिंग स्पेलिंग के रूप में पूछा गया। और टाइल्ड सिंबल का मतलब समझना है कि इसका मतलब समझना है कि सिनोनिम्स और एटम्स के रूप में पूछा गया या पूछा गया जाएगा नहीं। ब्लैकबोर्ड प्रोविजंस, सिंस द May 2014 edition, other exams asked approx 1294 OWS in exam, out of which 1090 were already present in Blackboard। यानी कहना मतलब ये कॉन्फिडेंस दे रहा है एक तरह से कि पिछले बार में इतना पूछा गया, इतना सिंस 2020 यानी 2024 देखे और अब तक, तो
देखे तो क्या है कि इतना पूछा गया, लेकिन इसमें से कितना 1090 जो कि प्रेजेंट था इस बुक में, 2004 वर न्यू, बस 204 नए थे। दैट्स एन इम्प्रेसिव 84.2% कवरेज रेट। यानी अगर हम इसे कवर करते हैं तो हमारे पास 80% चांसेस होगा कि हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, पावर्ड नॉट जस्ट बाय दिस बट आल्सो बाय आवर इंक्लूजन ऑफ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मतलब 80% है से तो है, बस थोड़ा सा न्यू वर्ड्स ऐड कर देता है। नाउ आवर जर्नी स्टार्ट्स। A1 है, पार्ट ए में है, और A1 पार्ट ए में, सेक्शन 1 में और पार्ट ए में। A1 है टॉप 200 OWS है, जो कि पूछा गया है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो ये टॉप 200 OWS है। इसका मतलब क्या होता है कि एक फ्रेज होगा, जैसे ये फ्रेजेस हैं, इसको हमें एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है, एक वर्ड में हमें पुट करना है। ये मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट करना, तो इसको एक वर्ड में पुट करना है, वन वर्ड में हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस चीज, इस फ्रेज को। यानी सब्स्टिट्यूटिंग a phrase into one word is called one word substitution। तो यहाँ पर स्टार का मतलब देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि स्पेलिंग 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 के रूप में पूछा गया है, स्पेलिंग के रूप में पूछा गया, और एन यहाँ इंडिकेट करेगा, एन इंडिकेट करेगा नाउन, एडजेक्टिव वो है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन मेमोरी, इसका मतलब क्या है? एन इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, उसे क्या कहते हैं? एपिटाफ कहते हैं, एपिटाफ। हिंदी में बोले तो स्मृति लेख या समाधि लेख। एक तरफ से वो हैज डाइड, ए पर्सन जो कि डाइड हो गया, उसके बारे में मेमोरी क्रिएट करना, तो उससे क्या कहते हैं? एपिटाफ। दिस इज आई एम अनफैमिलियर विद दिस। नेक्स्ट है हमारे पास ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक आदमी जो मैनकाइंड दयालु है, एंड डोनेट्स मनी एंड टाइम टू हेल्प अदर्स। इससे मैं अनफैमिलियर हूँ कम्प्लीटली। व्हाट इज इट सेइंग? जिस वर्ड से मैं अनफैमिलियर हूँ, मैं ऑलरेडी आई विल टेल यू। नेक्स्ट सेकेंड है कि ए पर्सन है वो लव्स मैनकाइंड, जो कि उसे दयालु से हेट नहीं, लव है, एंड वो डोनेट करता है मनी एंड टाइम टू हेल्प अदर्स। वो मनी और टाइम डोनेट करता है दूसरों को हेल्प करने के लिए, उससे क्या कहेंगे? फिलंथ्रोपिस्ट कहेंगे, फिलंथ्रोपिस्ट, ये नाउन है। मानव प्रेमी, मैन काइंड का मतलब है मानव से, मतलब कि जैसे मानव मैन है तो उसके लिए दयालु है, ना कि और कुछ के लिए। यहाँ पर एक चीज स्पेसिफिक हो गया है कि वो काइंड है किसके लिए? मैन के लिए, और वो डोनेट करता है मनी एंड टाइम ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। तो मेन चीज इसमें जो है वो मैन काइंड है, तब ये आएगा, फिलंथ्रोपिस्ट आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो, ये मेन चीज है, ये रिपीट कितना बार हुआ? 19 टाइम्स रिपीट हुआ है, 19 टाइम्स। और जो ये है वो 20 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिलंथ्रोपिस्ट एक मैन है जिसे मैन, जो कि मैन काइंड लव करता है, और वो डोनेट करता है मनी एंड टाइम टू हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करने के लिए। यानी टाइम भी स्पेंड कर रहा है। डोनेट टाइम का मतलब है कि टाइम दे रहा है दूसरे को, मनी दे रहा है ताकि दूसरा की हेल्प हो सके।
समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। हम ऐसा नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन तो नहीं, एक मैसेज आता है, मैसेज के रूप में एक टूगल आता है, मैसेज। हमारे या मोबाइल में इस तरह का आएगा कि यू आर नो लॉन्गर इन यूज। इसका मतलब है कि अब आप इसको यूज नहीं कर सकते बहुत टाइमों तक। नो लॉन्गर मतलब बहुत टाइम तक आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो ये तो फ्रेज हुआ समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। इसको अगर वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करें तो इसका मतलब होता है ऑब्सोल्यूट। 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 ये एडजेक्टिव है, अप्रचलित है। मतलब अब उससे उस चीज से हम अप्रचलित हो जाएंगे। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, उस चीज से हम अप्रचलित हो जाएंगे। फिर फोर्थ है ए पर्सन वो endures पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग्स और कंपेलिंग। एक पर्सन है जो कि इंड्यूस करता है पेन को और हार्डशिप को, ये बिना दिखाए अपने फीलिंग्स और कंपेलिंग करते हुए, शिकायत करते हुए, सुख दुख में समान रहने वाला। देखो, फीलिंग्स दिखाए कंपेलिंग दिखाए तो वो एक तरह से बता रहा है कि मैं कितना हेल्पफुल हूँ, मतलब कि मैं केयर करता हूँ। लेकिन एक ऐसा पर्सन होता है कि वो ना ही फीलिंग्स दिखाना चाहता है, ना ही दिखाता है, और ना ही कंप्लेन करता है कोई चीज को लेकर। तो इसका मतलब क्या है? कंप्लेन ना करना इसका मतलब क्या है कि वो सुख दुख में इक्वल है। तो वन फ्रेज में कहे तो स्टोइक। स्टोइक है। स्टोइक। स्टोइक मतलब, स्टोइक का मतलब हम समझेंगे कि देर इज वन पर्सन वो इज वो शोज शो नहीं करता लेकिन इंड्यूस करता है पेन और हार्डशिप को लेकर बिना फीलिंग्स दिखाए और कंप्लेन किए। उस समय स्टोइक कहते हैं। वन वो डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा आदमी जो भगवान का एग्जिस्ट होने में विश्वास न करता, उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं। एथिस्ट। एथिस्ट। हिंदी में बोले तो नास्तिक। 90 टाइम्स रिपीट हुआ। जैसे मान लो मैं हूँ या कोई भी, आप में से कोई भी हो सकते हैं, तो वो कहेगा कि मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करता। एक शब्द में भी कह सकते हैं कि वो एथिस्ट है। एथिस्ट। एक शब्द में कह सकते हैं वो एथिस्ट है। इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका उल्टा होता है आस्तिक होता है, लेकिन आई डोंट नो इंग्लिश वर्ड। बट एथिस्ट मतलब आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा स्पीच और एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसे बनाया गया हो लेकिन प्रीवियस प्रेजेंटेशन के बिना। जब पिछली बार प्रेजेंटेशन गया, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन है या प्रिपरेशन है, जब पिछली बार प्रिपरेशन किया गया था प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसके बिना जो एक नया स्पीच स्पीच और प्रेजेंटेशन क्रिएट किया गया, उसे क्या बोलते हैं? एक एक्सटेम्पोर कहते हैं। एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। इसका मतलब होता है बिना तैयारी के, एक्सटेम्पोर। ठीक है, ये नाउन है। सेवंथ है एक्सटेम्पोर है। एक्सटेम्पोर। सेवंथ है पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। देखो, यू कैन, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत हो कि दो लैंग्वेज जानता हो, कोई एक लैंग्वेज जानता हो। एक लैंग्वेज तो हर कोई जानता है, हर इंसान जानता है। पर ऐसा भी आदमी है जिसमें ये क्वालिटी है कि वो सेवरल लैंग्वेजेस बोल सकता है, बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकता है।
आप इंटरनेट पे सर्च मारो, यूट्यूब में सर्च मारो कि द मैन वो स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, आपको उसका नाम आएगा, इंटरव्यू आएगा। यानी वो एग्जिस्ट करता है पर्सन, उसको 2 या 3 से ज़्यादा उसको लैंग्वेजेस पता है। तो हम उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे? पॉलीग्लोट बोल सकते हैं, पॉलीग्लोट। पॉली मतलब बहुत, है ना, पॉली मतलब बहुत, ग्लोट मतलब बोल सकते हैं लैंग्वेज। एक पर्सन वो स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, इन वन वर्ड वी कैन से दैट पर्सन इज अ पॉलीग्लोट, यानी बहुभाषी। ये नाउन है। ए प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, एक प्लेस जहाँ पर वर्ड्स को रखने के लिए रखा जाता है खाली, उसको बोलते हैं पक्षी घर। पक्षी घर, जिस तरह जू होता है, चिड़ियाघर, पक्षी, तो पक्षीशाला जैसे गौशाला होता है, तो उसी प्रकार एक बर्ड्स है जिसको रखा जाता है इन अ कन्फाइंड स्पेस, ना कि जंगल वगैरह में, बल्कि अपने तरफ से जो कंट्रोल होता है, तो वो कहते हैं एवियरी, बोलते हैं एवियरी, नाउन। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड, मुझे लगता है कन्फाइंड का प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ पर एक चीज है, ये आस्क दिस पर मुझे पूछने दो कि क्या मतलब है कन्फाइंड का, मतलब आस्क। इज नेटवर्क नॉट वर्किंग? मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ क्या? कन्फाइंड, कन्फाइंड। देखो, the word confined generally means restricted, limited, or kept without boundaries. It can be used in different contexts: physical restriction, limitation of a scope, medical context. In short, confined means not free to move or expand beyond set. इसका मतलब देखो, एक प्लेस है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है इन अ कन्फाइंड स्पेस, यानी उसके हमने कंट्रोल कर लिया कि वो जा बाहर जा सकता है वगैरह, कर सकता है, जा सकता है कि नहीं। यानी लिमिटेशन लगा दिया, रिस्ट्रिक्ट लगा दिया कि इस प्लेस में रहेगा। इसी तरह का गौशाला भी होता है ना, बाउंड्रीज वगैरह लग जाता है, तो उसे अवेरी कहते हैं। और दूसरा है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड, यानी बहुत ज्यादा डर किस चीज को लेकर? रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन को लेकर। और इनक्लोज्ड स्पेसेस, इनक्लोज्ड मतलब समझ रहे हो, क्योंकि एक तरफ से क्लोज हो गया है, बंद हो गया, उस चीज का डर होना क्या कहलाता है? क्लाउस्ट्रोफोबिया, क्लाउस्ट्रोफोबिया, है ना, क्लाउस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब क्या है एक्चुअली? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस ऑफ HTROPHBIA and ऑफ इट्स। देखते हैं दोनों में एक्यूरेसी कितना है। The word yeah is pronounced as claustrophobia, claustrophobia ना? You can break it down like clav claustrophobia। मीनिंग क्या है इसका? is a fear of being in closed or confined space, people with may feel anxious। इन शॉर्ट अगर बोले तो, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास एक फीवर है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फीवर है, किस चीज को लेकर? कन्फाइंड को लेकर, रिस्ट्रिक्शन को लेकर हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन को लेकर हो सकता है।
रिस्ट्रिक्शन, बंद या छोटी जगह का भय होना, छोटी जगह का भय होना उस चीज को लेकर, छोटी बंद या छोटी चीज, जैसे मान लो कि कॉलेज कॉलेज बंद जैसे 5 मिनट टाइम लेट, तो ये डर क्रिएट हो जाना कि नहीं बंद हो जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब उसके पास एक्सट्रीम फेवर आ गया किस चीज को लेकर, इन पोस्ट को लेकर। तो हम बोल सकते हैं उसका क्या है, क्लोस्ट्रोफोबिया। 10th क्या, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। कोई भी चीज है जो हमें बहुत बार ऐसा महसूस होता है, डिफिकल्ट जैसा लगता है या फिर इम्पॉसिबल लगता है कि मैं इसे रीड नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, इवन इट हैपेंस विथ मी एज वेल। आपने अभी एग्जांपल्स भी देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता प्रोनाउंसिएशन को लेकर, जैसा अभी अभी जस्ट प्रोनाउंस को लेकर। तो मेरा कहने का मतलब है कि डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, इसको एक वर्ड है तो हम कह सकते, एक वर्ड में कह सकते हैं एलिजिबल, एक वर्ड में कह सकते हैं एलिजिबल, यानी मैं डिफिकल्ट फील कर रहा हूँ इसे रीड करने के लिए, एलिजिबल। एक एलिजिबल क्या होता है कि अनुमति देना और अनुमति नहीं देना, ये शायद एलिजिबल एलिजिबल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिजिबल। 11th क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, एक आदमी जैसा, हम ही लोग हैं बहुत सारे, क्या हमें बहुत ही एक्सट्रीमली लव होता है बुक से, बुक को इकट्ठा करते हैं, जब भी स्टोर स्टेशनरी जाते हैं तो बुक खरीदने का मन होता है, सब नहीं इंटरेस्टेड बुक। तो इन वन वर्ड वी कैन से कि दैट पर्सन इज नथिंग बट बाइबली फॉइल, बाइबली फाइल बोल सकते हैं, बाइबली फाइल, बैब्लियो फाइल, बैब्लियो बैब्लियो फाइल, बैब्लियो फाइल, ठीक है, यानी वो पुस्तक प्रेमी है, बुक्स लवर, बैब्लियो फाइल, ये एक वन वर्ड में हुआ। नेक्स्ट है एन इमेजिन परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज आइडियल। देखो सब कुछ आइडियल नहीं, पर लेकिन अगर हम ये इमेजिन करें कि एक सोसाइटी है जहाँ पर सब कुछ आइडियल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूटोपिया बोल सकते हैं, यूटोपिया। एक काल्पनिक, आदर्श काल्पनिक समाज, यूटोपिया मतलब आदर्श काल्पनिक, समझ में आ रहा है। तो हर चीज फिक्स नहीं होता ना सोसाइटी में, कब क्या हो जाए, लेकिन हम रूल्स लगा दें कि बस ये निश्चित होगा, इतना टाइम पर ये होगा वगैरह वगैरह, तो वो आइडियल में आ गया। हम कहें कि ये फैक्ट है तो आइडियल में आ गया, पर वहां पर चेंज होता है सोसाइटी में, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा कह रहे हैं कि एक ऐसा सोसाइटी जो कि परफेक्ट है और वो आइडियल है, वहां पर एवरीथिंग वट एवर इज क्या बोलते हैं, आइडियल। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक शब्द में, यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपिया। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी डिफिकल्टीज को लेकर हो या सभी बीमारी को लेकर, तो उसे रामबाण इलाज कहते हैं, रामबाण इलाज। रामबाण इलाज को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनिक, पैनिक मतलब घबराना होता है, पैन क्या हो सकता है, ये पैनिक क्या, पैनिक क्या। ए पर्सन वो ड्रॉज और मेक्स मैप्स, सोचो ना, मैप है हमारे पास, इंडियन मैप है, वर्ल्ड मैप है, तो जरूर जरूर एक पर्सन होगा जिसे ये सब कला आता होगा एक तरह से, इतना तो आसान नहीं। तो एक पर्सन जो कि ड्रॉ कर सकता है मैप्स और बना सकता है मैप्स, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कार्टोग्राफर। ये अच्छा है, इससे फैमिलियर हो सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन इसे बोलोगे इसे एलिजिबल भी फैमिलियर हो सकते हैं, इसे बोलोगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कि ड्रॉ करता है मैप, तो हम उसे, जैसे कि एक कोई पढ़ाता है, सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं एक शब्द में, टीचर बोल सकते हैं। उसी प्रकार एक ऐसा भी तो पर्सन हो सकता है जो मैप्स ड्रॉ करता हो, बनाता हो,
तो हम एक वर्ड में डायरेक्ट इतना सारा शब्द बोलने से बोल सकते हैं कि ही इज अ कार्टोग्राफर, he is a cartographer. You should go to that person. If you want to create, if you want to make create what maps, then you should go to that person because he is a cartographer. Because he is a cartographer. ठीक है, मानचित्रकार बोलते हैं। 15 क्या, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कुछ ऐसा जैसे मान लो कि बहुत चीज हम पढ़ रहे हैं, हमें फील होगा कि नहीं यार इसे तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। हमारे ग्रुप में बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकता है, हमें फील होता नहीं इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये चलेगा जरूर। या फिर ऐसा जो कि चीज वो हैपन होना है वो उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता किसी चीज के लिए, यानी सर्टेन टू हैपन, वो होना ही चाहिए, उसे आना ही होगा, ये चीज हमें पढ़ना ही है, ये चीज सिलेबस में एडेड है, इसे हमें कवर करना ही, इसका मतलब हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, अवॉइड नहीं कर सकते उसे, तो अब उसे हम क्या बोलते हैं, इन इवेटेबल, इन इवाइटेबल है, इन इवाइटेबल, अटल है, वो अटल है एक जगह पर, इन इवाइटेबल है, ये एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू और लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड एज अनदर, मतलब यानी हम उस देश से बिलोंग कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं सेम टाइम पीरियड में एज अनदर, उसे बोलेंगे कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी, समकालीन, समकालीन, कॉन्टेम्पररी है। 17 है, पर्सन हैविंग एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर वन सेल्फ स्पेशली वंस अपीयरेंस, उससे बोलते हैं नार्किस्ट। इसका मतलब होता है आत्मोगत व्यक्ति, स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने वाला, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही अपने लिए एडमिरेशन है फॉर वन से, स्पेशली वन सेपरेशन, वो अपने आप से अत्यधिक लव करता है, उसे बोलते हैं नार्किस्ट, नार्किसिस्ट, नार्किसिस्ट। इससे हम ये समझेंगे कि मैं आई एम नार्किसिस्ट, यू आर नॉट नार्किसिस्ट, ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब है यू डोंट लव टू योर सेल्फ, यू डोंट लव टू योर सेल्फ, इसका मतलब यू आर नॉट नार्किसिस्ट। ओके, 18 में ये पर्सन वो नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, होता है ना, जैसे एग्जांपल में आई नेवर टेक अल्कोहलिक, इसका मतलब एक शब्द में बोल सकते हैं टिटोटलर है वो, टिटोटलर, हिटलर नहीं, टिटोटलर है वो, टिटोटलर। टिटोटलर से हम क्या समझेंगे, ही इज अ टिटोटलर, मतलब ही डज नॉट टेक अ ड्रिंक, इसका मतलब यही है ना कि ही डज नॉट टेक अ ड्रिंक, तो हम ये एक सेंटेंस में बोल सकते हैं ही इज अ टिटोटलर, ही इज अ टिटोटलर, ठीक है। नेक्स्ट द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ओहो, ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड, सोच के देखो एक ऐसा जगह जहां पर पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट से लेकर जितने भी रिकॉर्ड्स है, और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो रखा जाता है, तो उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्लेस को बोलते हैं आर्चिव, और ये आर्चिव हमारे डिवाइस में एक ऑप्शन के रूप में भी होता है, या फिर व्हाट्सएप यूज करो या फिर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, तो ये ऑप्शन होता है आर्चिव, इसका मतलब क्या है कि एक जगह पर रखा गया, वो एक जगह पर रखा गया, हम उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट का है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री का है, वो तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी था, इस केस में क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट या फिर कंट्री, तो यहाँ पर अर्चिव का मतलब होगा कि पब्लिक रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, क्योंकि देखो पब्लिक और गवर्नमेंट ये कंट्री का ही हिस्सा है, इसी के इसके बिना एक कंट्री क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए इसमें पब्लिक भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, और हिस्टोरिकल भी इंक्लूड है, तो एक ऐसा जगह जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी रखा जाता है और पब्लिक रिकॉर्ड्स भी और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी, तो उसे हम अर्चीव बोलते हैं, और यहाँ पर अर्चीव एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, मतलब ये अर्चीव एक नाउन है। फिर नेक्स्ट है 20, ए पर्सन वो इट्स ह्यूमन फ्लेश, वाह, नरभक्षक, ह्यूमन फ्लेश समझ सकते हो यहाँ पर,
जैसे कि आप तक तो हम ये सुनते आते थे कि एक पर्सन है वो सिर्फ शाकाहारी है, मतलब कि मांस नहीं खाता है तो हम उसे शाकाहारी बोलते हैं। एक पर्सन है जो कि मांस खाता है तो उसे हम मांसाहारी बोलते हैं। एक थर्ड पर्सन है जो कि दोनों खाता है तो उसे ऑमनिवोर्स या फिर सर्वाहारी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर चौथा भी ऐड हो गया कि एक ऐसा पर्सन है जो कि ह्यूमन फ्लैक्स खाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कैनिबल। कैनिबल कह सकते हैं, कैनिबल। समझ रहे हो ना, कार्निवर्स होता है, ओमनिवर्स, हेर्बिवर्स। तो यहाँ पर एक और ऐड हो गया, चौथा पर्सन। लेकिन ऐसा तो बहुत ही कम, 0.11 कह सकते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही कम। मुझे तो लगता है ना के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंट्री भी है जहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा ह्यूमन पाया जाता है। तो नरभक्षक मतलब कैनिबल है, कैनिबल, कैनिबल। इन एक पर्सन वो इट्स ह्यूमन फ्लेश, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कैनिबल बोल सकते हैं। वन वो इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी एक ऐसा इंसान जिससे हम कह रहे हैं भाई मान जाओ प्लीज प्लीज, तो मतलब कि वहां पर मुश्किल है, वो मानेगा नहीं। तो वहां पर बोल सकते हैं फास्टिडियस, बोल सकते हैं, यानी बारीकियों पर अत्यधिक ध्यान देने वाला, बहुत चुनिंदा। बारीकियों पर अत्यधिक ध्यान देने वाला मतलब कि एक चीज पर, एक एक चीज पर हम उससे कह रहे हैं कि नहीं मान जाओ, तो यानी वो एक एक चीज पर अटल है। वन वे से डिफिकल्ट टू प्लीज, सो उसे बोल सकते हैं फास्टिडियस, बोल सकते हैं फास्टिडियस। 22 है पर्सन वो अटैक्स और क्रिटिसाइज, criticized चिराइज्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस। ओवरऑल कहे तो एक ऐसा पर्सन जो कि अटैक्स करता है या क्रिटिसाइज करता है किसी बिलीव चीज पर या इंस्टीट्यूशंस पर, दूसरा बोलते हैं स्थापित मान्यताओं का विरोधी। कोई चीज है जो कि बिलीवेबल चीज है या फिर स्थापित है, उस चीज को लेकर कोई विरोध है, तो इसका मतलब वो क्या है, आइकोनोक्लास्ट है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट है। यानी एक पर्सन जो एक स्थापित इंस्टीट्यूशन है या फिर एक चीज बिलीवेबल चीज है, उस चीज को लेकर वो विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ही इज आइकोनोक्लास्ट। 23 क्या है, वन वो कैन नॉट मेक मिस्टेक। वाह, ऐसा तो होता नहीं है, हर इंसान मिस्टेक करता है, बाय नेचर भी होता है, और हैंड क्राफ्ट भी होता है, बाय नेचर तो होता ही है। तो इस ऐसा अगर इंसान है तो नहीं होता, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं। चलो ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन है जिससे मिस्टेक्स नहीं होता, तो उसको हम बोल सकते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल, फैलिबल है, इनफैलिबल। नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन वो हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल। यानी एक ऐसा इंसान, आप लोगों में से, आपके ग्रुप में से बहुत होगा, बहुत नहीं बहुत कम होगा, लेकिन एक ऐसा होता है कि वो इंसान से, दूसरे लोग से नफरत करता है, वो अवॉइड करता है दूसरे पीपल को, उसे नजरअंदाज करता है। ऐसे पर्सन का हम बोलते हैं मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, यानी वो मानव देवशी है। हिंदी को उतना ध्यान नहीं, बस इसको समझने के लिए। मानव देवशी है वो। पर्सन वो हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल। ठीक है। नेक्स्ट है ए फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, ए फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब समझो, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का कोई चेयरमैन जैसे खड़ा हो रहा है, वहाँ का इलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं। देखिए गांव में जाओगे, कंपेयर करोगे डिस्ट्रिक्ट से, तो क्या होता है कि वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है एज कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट से। तो ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म जो सिर्फ बनाओ किसके लिए, किसके द्वारा फॉर्म किया हो, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। यानी जो जनसंख्या है पीपल का वो कम है, उनके द्वारा एक गवर्नमेंट फॉर्म किया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ओलार्की बोलते हैं शायद। ओलाग्रिच, ओलाग्रिच,
ओलार्जी, ओलार्जी, और एलर्जी तो अलग होता है, ओलिगार्ची, कुछ लोगों का शासन, मुखिया वगैरह होता है ना इससे। 26 नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानना, क्या होता है वो? ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट होता है वो, सर्वज्ञान, ओमनीसाइंट, ही नोज एवरीथिंग, ही इज ओमनीसाइंट। 27 है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का अरेंजमेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस, मतलब कोई चीज होने वाला है और डेट्स का ऑर्डर, या फिर कह सकते हो कि इवेंट्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी को समझो। एक मीम बना हुआ है, क्या नाम है, शाह, क्या, अमित शाह, जो एक नेता है, कौन मंत्री तो है, होम मंत्री, तो उनका एक मीम बना हुआ है, क्रोनोलॉजी को समझो, क्रोनोलॉजी। इसका मतलब डायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसके पीछे जो एक चीज क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट किया गया है, इस चीज को इस तरह तैयार किया गया, उस चीज को समझो। तो हम एक शॉर्ट में बोलते हैं क्रोनोलॉजी को समझो, यानी एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का अरेंजमेंट होना, या फिर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर आइकरेंस, आइकरेंस, यानी एक टाइम पर ये चीज होना, एक टाइम पर ये चीज होना, यानी ये सब क्या है, प्लान किया गया हो, एक अरेंजमेंट क्या हो, एक इवेंट, जैसे इवेंट्स है उसका होना और किस पार्टिकुलर डेट पर होना, इसका मतलब ये सभी अरेंजमेंट है। और ये सभी अरेंजमेंट को हम एक वर्ड में बोलते हैं क्रोनोलॉजी। जब कोई क्रोनोलॉजी बोलता है तो इसे हम ये समझते हैं कि एक प्लान बनाया गया हो इस पार्टिकुलर को लेकर, और इस डेट पर होने वाला है, occurrence होने वाला है, कर होने वाला, शॉर्ट में बोले तो क्रोनोलॉजी। 28 है अनएबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म, मतलब कोई चीज को हम करेक्ट करना चाहते हैं या फिर सुधार करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम उस चीज को लेकर अनएबल है, हमारे पास शक्ति नहीं हो सकता, या फिर हमारे पास वो पावर नहीं उस करेक्ट को करेक्ट कर सके या फिर कोई चीज को सुधार कर सके। तो हम इन वन वर्ड कह सकते हैं कि इनकॉरिजिबल है, जो कभी ना सुधर सके, अनेबल टू करेक्ट। ओहो, ये मतलब क्या है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टोन चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा चीज है जो इससे हम करेक्ट नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी वो कभी नहीं सुधर सकता। योर फ्रेंड इज इनकॉरिजिबल, इसका मतलब वो कभी नहीं सुधर सकता, इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट वन वो इज अनएबल टू पे डेब्ट्स। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास, एक बार पैसा ले लिया तो फिर वो पैसा देने में एबल नहीं होता, तो उसे हम बोल सकते हैं इनसॉल्वेंट है वो, दिवालिया। बायजूस के साथ हो रहा है ना, ऐसे बोला जा रहा है कि बायजूस दिवालिया हो गया, इसका मतलब है कि वो अपने डेब्ट को पे नहीं कर पा रहा है। एक वर्ड में बोल सकते हैं कि ही बिकेम इनसॉल्वेंट, वो सोलेवेंट बन गया, सोलेवेंट हो गया, ही गॉट इनसॉल्वेंट। ऐसा इसी को उल्टा कर दिया जाए सोलेवेंट तो क्या होगा, ही इज एबल टू पे डेब्ट। लेकिन सिर्फ इसको देखे तो इसका मतलब है कि एक ऐसा आदमी जो कि अनएबल है टू पे डेब्ट, यानी एक वर्ड में हम कहें तो इनसॉल्वेंट। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, ये एक तरफ से डिक्शनरीज तो नहीं है कंप्लीटली, लेकिन होता है कि एक वर्ड का मीनिंग देना, फिर एक वर्ड, इस तरह एक डिक्शनरी क्रिएट होता है। तो एक पर्सन जिसने ये डिक्शनरी लिखा हो और इस डिक्शनरी को एडिट कर सकता, मतलब उसमें कुछ सुधार या फिर अपडेट दे सकता है, तो हम उसे बोलेंगे लेक्सिक, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर यानी शब्दकोश निर्माता है वो। सोच के देखो, एक वर्ड्स है वो किसने बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा, वो आदमी था। तो यानी वो एक तरफ से हम कह रहे हैं वो लेक्सिकोग्राफी था, कोग्राफर था, लेक्सिको। जैसे कि टीचर क्या करता है, टीचिंग कराता, टीचिंग कराता,
तो हम बोलते हैं उसका नाम को नहीं जानते, लेकिन नाम को नहीं जानते तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट आता है इसका मतलब ही इज अ टीचर। उसी प्रकार एक ऐसा इंसान है जो इसने वर्ड्स को निर्माण किया हो, वर्ड्स को राइट किया हो और उसे एडिट, डिक्शनरी को एडिट किया गया हो, तो उसे हम बोल सकते हैं लैक्सिकोग्राफर बोल सकते हैं, लैक्सिकोग्राफर बोला जाता है। यानी शब्दकोश निर्माता है, शब्दों का क्रिएशन ऑफ वर्ड्स इज नाउन एज, a person who is a creation of words is known as a lexicographer. Next है a person who believes that laws and governments are not necessary. एक ऐसा इंसान जिसे जिसे बिलीव है कि लॉज और गवर्नमेंट्स जरूरी नहीं, उसे क्या बोलते हैं? एनकारिस्ट, एनकारिस्ट बोलते हैं। एक एथिस्ट था ना, एथिस्ट, इसका मतलब है कि एक पर्सन जो कि बिलीव नहीं करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा पर्सन है जो लॉज, ये बिलीव करता है कि लॉज और गवर्नमेंट का होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है ही इज एनकारिस्ट है, एनकारिस्ट, एनकारिस्ट। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। होता है जगह, जैसे हर कंट्री में होता होगा, ये जगह होता होगा जहाँ पर एक ऐसा जगह बनाया जाता है जहाँ पर वेपन्स, हथियार और मिलिट्री के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्टोर किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए ये सब चीज को रखने के लिए। सिक्योरिटी मतलब क्या नहीं, मतलब वो स्पेस, वो प्लेस सिक्योर हो, ना कि इनसिक्योर। तो उस प्लेस, वो प्लेस जहाँ पर वेपन्स और मिलिट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट्स स्टोर किया जाता है उससे हम बोलते हैं एरेशर, बोलते हैं एरेशर, शास्त्रगार, एरेशर। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े हो गए, यानी साइंटिफिक स्टडी किया जाता है ऐसे स्टडी ऑफ इंस। यहाँ पर हमने एक चीज स्पेसिफिक कर दिया कि साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, क्या चीज को लेकर, इंसेक्ट्स को लेकर, तो हम इसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी, बोलते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। जैसे फिजिक्सोलॉजी होता है, फिजिक्सोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी से हमें ये समझना है कि इंसेक्ट को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना इज नॉन एज एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी कंट्री दैट पेज देम। सोच के देखो, एक सोल्जर बनाया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। होता क्या है, जैसे वो सोल्जर अपने ही कंट्री के लिए लड़ेगा, लेकिन एक ऐसा सोल्जर होता है कि वो किसी भी कंट्री के लिए लड़ता है। जब वो एक पार्टिकुलर कंट्री को लेकर लड़ता है तो उसे पे किया जाता है, मनी दिया जाता है, दैट पेज देम। तो ऐसे सोल्जर को क्या बोलते हैं? मर मरकनरी, मर्सनरी बोलते हैं, मर्सनरी, किराए का सैनिक हो। यानी उसे पैसा चाहिए, हम काम करा रहे हैं कि तुम्हें हमारे कंट्री के लिए लड़ना होगा। तो यानी वो जो सैनिक है वो किराए पर डिपेंड है, किराए पर निर्भर होकर काम करता है। यानी एक तरफ से बोला जाए मरकनी, मर्सनरी है, मर्सनरी। मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इस सब वर्ड्स। यू कैन यू कैन adjust it because I am the first time for this as well. You also a person who collects or studies stamps, stamps मतलब वर्ड थे, लेकिन वो फिजिकल स्टैम्प्स होता है, फिजिकल स्टैम्प्स। तो यहाँ पर एक पर्सन जो कि क्या कलेक्ट करता है, कलेक्ट या स्टडीज करता है स्टैम्प्स को लेकर, स्टैम्प्स को लेकर स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं? डाक टिकट, उसे क्या बोलते हैं? फिलाटेलिस्ट बोलते हैं, फिलाटेलिस्ट। हैविंग अ मैनी डिफिकल्ट, हैविंग मैनी डिफरेंट स्किल्स। मान लो मेरे पास बहुत ऐसे सारे स्किल्स हैं जो कि अलग अलग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स है, मैं रनर हूँ, मैं और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स का स्किल्स हो सकते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं।
तो वर्सटाइल है, वर्सटाइल उसको बोलते हैं, वर्सटाइल, वर्सटाइल, यानी उसके पास अलग अलग स्किल्स। एआई आजकल क्या है, वर्सटाइल है वो, बहुमुखी अनेक कार्यों में निपुण है। एआई जो वर्सटाइल, वर्सटाइल यानी उसके पास अलग अलग स्किल्स है। A person who selflessly works for the welfare of others। इसमें सेल्फलेसली इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन है जो कि काम करता है दूसरों की वेलफेयर के लिए, दूसरों की वेलफेयर के लिए, दूसरा हम क्या बोलते हैं, परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट, ट्रुइस्ट, यानी एक पर्सन वो काम करता है दूसरे के वेलफेयर के लिए, दूसरों की वेलफेयर के लिए, उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट। Next, one who engages in an activity for pleasure rather than as a profession। एक ऐसा इंसान जो कि एंगेज होता है एक ऐसी एक्टिविटी में जो प्लेजर के लिए होता है, उसे खुशी मिल सके, ना कि एज अ प्रोफेशन के लिए, तो इस इंसान को बोलते हैं एमेच्योर बोलते हैं, या फिर एमेटर, एमेटर शौकीय व्यक्ति है, यानी वो व्यक्ति जो अपने प्लेजर के लिए काम करता हो, ना कि एज अ प्रोफेशन के, तो उसे हम बोलते हैं एमेच्योर या फिर एमेट्योर, एमेच्योर होगा शायद ये। फिर नेक्स्ट है 39, यस 39, एबल टू यूज बोथ द लेफ्ट एंड राइट हैंड्स इक्वली वेल। जैसे मेरा कहना मतलब लाइक बहुत कम ऐसा इंसान है कि दोनों हैंड्स यानी लेफ्ट और हैंड्स को यूज करता है इक्वली लिखने के लिए। ऐसे तो ज्यादातर क्या होता है, नॉर्मली क्या है कि इंसान एक हैंड से लिखता है, लेकिन मान लो कि दोनों हैंड से लिखता हो इक्वली, तो हम बोल सकते हैं एम्बिडेक्स्ट्रियस बोल सकते हैं, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला, एम्बिडेक्स्ट्रियस बोलते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रियस बोलते हैं। द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, देखो आदमी एक आदमी के जीवन की स्टोरी लिखना किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। जैसे मैं हूँ, मैं स्टोरी लिख रहा हूँ किसी और व्यक्ति की जीवन को लेकर, तो इसका मतलब मैंने बायोग्राफी, एक मिनट, मैंने उसकी बायोग्राफी लिखा, मैंने उसकी बायोग्राफी लिखा, इसका मतलब उसके जीवन की कहानी को मैंने लिखा, यानी द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। तो ये क्या कहलाएगा, बायोग्राफी, यानी समवन एल्स ने क्या लिखा, बायोग्राफी लिखा, किसको लेकर, दैट पर्सन्स लाइफ, यानी एक व्यक्ति के जीवन की कहानी को लेकर कुछ लिखना किसी और के द्वारा, दैट इज बायोग्राफी। दिस इज आल्सो नाउ। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। उसके पास एक कला है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को लेकर, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, यानी उसमें एक कला है। एक होता है कि बाय नेचर मेरा यही हैंड राइटिंग, लेकिन उसमें एक कला क्या है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की कला। 42 इज ए पर्सन एम्प्लॉयड, एक पर्सन को एम्प्लॉयड दिया गया क्या चीज को लेकर, टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी कार को हायर किया गया हो, या फिर एक प्राइवेट कार है, उसे चलाने के लिए एक पर्सन को एज ए एम्प्लॉय रखा गया, उसे हम बोलते हैं कॉफेयर बोलते हैं, शायद कॉफेयर, मोटर चालक, कॉफर बोलते हैं, कॉफेयर, यानी एक पर्सन को एक एम्प्लॉय के रूप में रखा गया और उसका काम क्या है, ड्राइव करना, या तो प्राइवेट कार में या फिर हायर्ड कार। नेक्स्ट है पर्सन वो बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिटरमाइंड किया गया, एंड इनएविटेबल है, यानी भाग्यवादी, पहले से ही डिटरमाइंड, यानी कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे एक पर्सन वो बिलीव करते हैं यार ये जो इवेंट्स है, ये जो हुआ है, ये पहले से ही डिटरमाइंड, बाय गॉड हुआ है, बाय गॉड,
तो इसका मतलब है फैटलिस्ट है, फैटलिस्ट है। इसके वन वर्ड में हम इसे बोल सकते हैं फैटलिस्ट। यहाँ से फेट मतलब भाग, तो फैटलिस्ट। did deliberate the deliberate killing of a large group of people, especially of a particular nation, यानी एक particular nation से एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को मारना, और एथनिक ग्रुप उसे क्या बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते हैं। जेनोसाइड जेनोसाइड मतलब ठीक है, पार्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, वहां से बहुत संख्या में लोगों को मारना, डिलिबरेट मारना क्या कहलाता है, जेनोसाइड। नेक्स्ट है लिविंग इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहना, टेंडिंग टू एसोसिएट, एक एसोसिएट मदद करना, विथ अदर्स ऑफ काइंड्स वंस का, उसे बोलते हैं ग्रेगेरियस बोलते हैं। झुंड में रहने वाला, मिलनसार, यानी ग्रुप में रहते, ग्रुप में रहता है, वो एसोसिएट करता है दूसरों के, मतलब मिलनसार है। is sentimental longing for a period in the past, उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों की तड़प। he has a nostalgia, having unlimited power, गवर्नमेंट के पास भी नहीं रहता, कुछ हद तक उसके पास सर्टेन पावर्स होते हैं, पर होता है, उसे बोलते हैं omnipotent, यानी he has अनलिमिटेड पावर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं he is omnipotent, पोटेंट बोल सकते हैं, omnipotent। नेक्स्ट है ए गवर्नर, गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट, ए गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, यानी एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि रिचेस्ट पीपल के द्वारा फॉर्म हुआ हो उस कंट्री से, एक कंट्री से रिचेस्ट पीपल के द्वारा वो गवर्नमेंट फॉर्म हो, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों का शासन, धनी लोगों का शासन, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 49, नेक्स्ट इज 49, हैकरिंग अवॉर्डेड, अवार्ड दिया गया, और अपीयरिंग आफ्टर समवन्स डेथ, इसका मतलब क्या है, यानी किसी की डेथ के बाद होना, कुछ होना, या फिर किसी डेथ के बाद अवार्ड देना, या फिर डेथ के बाद अपीयर होना, क्या कहलाता है, पोस्टथमस, पोस्टथमस कहलाता है। यानी सोच के देखो, उसका डेथ हो गया, उसके बाद उस चीज, उस व्यक्ति से रिलेटेड अवार्डेड दिया जा रहा है, उस व्यक्ति से उस व्यक्ति के कारण कुछ हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, उस व्यक्ति के कारण कुछ चीज अपीयर, तो हम बोल सकते हैं क्या, पोस्टथमस है, पोस्टथमस। 50 क्या है, ए पर्सन वो लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक पर्सन जो कि वो लव करता है, लिविंग अलोन, यानी लिव्स अलोन, और वो अवॉइड्स करता है अदर पीपल। अलोन मतलब क्या है, वो यानी अवॉइड कर, अगर अवॉइड नहीं करता तो अलोन नहीं रहता, तो ऐसे केस में क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो रिक्लोज, रिक्लोज है वो, बल्कि मतलब ए पर्सन जो कि वो लिव्स करता, अलोन लिव करता है और अवॉइड करता है अदर पीपल। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा एनिमल जो वाटर पे भी रह सकता है और जमीन पे रह सकता है, उसे बोलते हैं एम्फीबियन, बोलते हैं एम्फीबियन। 52 है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी ह्यूमन हिस्ट्री को लेकर जो स्टडी होता है, एंड
prehistory through the excavation of sites। इसकी हेल्प से, एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स की हेल्प से जो प्री हिस्ट्री या फिर ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी होता है उसे बोलते हैं आर्कोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब ह्यूमन हिस्ट्री की डिस्कस या फिर प्री हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन की स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। 53 है, वन वो प्रैक्टिस सेवर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंस फ्रॉम बॉडली प्लेजर, उसे बोलते हैं एसेटिक। एसेटिक तपस्वी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन है, पूरी तरह से अपने बॉडी से प्लेजर्स है वो, यानी अपने डिसिप्लिन से पूरा उसे प्लेजर्स मिल रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं एसेटिक। एसेटिक। 54 में ए बुक रिटन बाय ए पर्सन, एक बुक जो कि एक पर्सन के द्वारा लिखा जाता है अबाउट देयर ओन लाइफ। सोचो ना, एक ऐसा बुक है कि वो अपने ये लाइफ को लेकर बुक लिखा है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, एक तो बायोग्राफी होता है कि किसी इंसान की जिंदगी को लेकर एक कहानी लिखा गया हो किसी और के द्वारा, उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बस ऑटो ऐड हो गया, तो ऑटो ऐड से क्या हुआ कि मीनिंग अब ये निकल रहा है कि एक बुक लिखा गया हो लेकिन उस व्यक्ति ने ही लिखा है और उस व्यक्ति ने अपनी ही कहानी लिखा है, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ए बुक रिटन बाय ए पर्सन अबाउट देयर ओन लाइफ, यानी अपनी खुद की लाइफ को लेकर लिखा, वो उससे क्या कर बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। 11 टाइम्स ये रिपीट हुआ। ए पर्सन वो हैज एक्सपर्ट नॉलेज, एक पर्सन जिसके पास नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज है एंड रिफाइंड टेस्ट इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, उससे क्या होता है, एक पर्सन बोल सकते हैं जो कि नॉलेज को लेकर एक्सपर्ट है एंड रिफाइंड टेस्ट है इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, उसे बोलते हैं कैनोसियर, बोलते हैं किसी विषय का पारखी व्यक्ति। यानी वो अगर सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी गलती हम कर दे तो वो पकड़ लेगा, तो इसका मतलब उसके वो एक नॉलेज में एक्सपर्ट है। तो एक वर्ड में बोल सकते हैं कॉनेशियर है। ये साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसा साउंड जिससे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। जैसे मैं कभी कभार स्टार्टिंग में बोलता हूँ लेक्चर स्टार्ट करें कि क्या मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। अगर मैं ऑडिबल नहीं हूँ, ये एक वर्ड में बोल सकते हैं कि यू आर इनऑडिबल, यानी हम आपकी आवाज़ कोई भी चीज़ नहीं सुन पा रहे, तो इनऑडिबल। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हेard यानी इनऑडिबल। नेक्स्ट है ए मेंटल कंडीशन वेयर ए पर्सन फील्स अनकंट्रोलेबल अर्ग्यू टू स्टील। इसका मतलब समझो, एक मेंटल कंडीशन जहाँ एक व्यक्ति अनकंट्रोलेबल फील करता है कि लगता है कि नहीं अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं चिढ़ा सकता, मतलब कि मैं उसे डील नहीं कर सकता, कन्विंस नहीं कर सकता उसे, यानी वो अनकंट्रोलेबल हो गया। कौन अनकंट्रोलेबल, वो पर्सन अनकंट्रोलेबल हो गया कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसे बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया, बोलते हैं चोरी करने का मानसिक बीमारी, क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब गड़बड़ी, एक एक ऐसा स्टेट जो गड़बड़ी का स्टेट है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। सोच के देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट ना हो, अथॉरिटी ना हो, तो ऑफकोर्स वहाँ उस स्टेट में गड़बड़ियाँ बहुत सारी होगा, अव्यवस्था, अराजकता, कोई शासन नहीं करने वाला। शासन करने का मतलब है कि जो भी उस गवर्नमेंट का काम होगा वो करे, कुछ भी गलतियां हो तो गवर्नमेंट एक्शन ले, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, वो एक्शन ले, तो वहां पर कोई चीज गड़बड़ी नहीं रहेगी, डिसऑर्डर नहीं रहेगा। तो स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, उसे बोलते हैं अनार्ची। एनार्ची, एनार्ची। ठीक है। ए पर्सन वो लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, सोच अपने कंट्री को छोड़ देता है दूसरे कंट्री में रहने के लिए, उस व्यक्ति को बोलते हैं इमिग्रांट, बोलते हैं देश छोड़कर जाने वाला।
ललित मोदी क्या तो है, तो वो सब क्या है कि अपने देश से छोड़कर दूसरे देश में रह रहा है, तो वो क्या है, इमिग्रांट है। इमिग्रांट यानी एक ऐसा पर्सन जो कि अपने कंट्री को छोड़ता है दूसरे कंट्री में रहने के लिए, वो कहलाता है इमिग्रांट। 60 है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एम्फेमेरल, एम्फेमेरल थोड़े समय के लिए, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम उसे बोलते हैं एम्फेमेरल। वन वो ईट्स एक्सटेंसिवली उसे बोलते हैं अत्यधिक भोजन करने वाले बोलते हैं ग्लटन है वो एक्सेसिवली खाता है, अत्यधिक से ज्यादा खाता है वो, दैट पर्सन ईट्स एक्सेसिवली यानी ग्लटन है वो। होल्डिंग एन ऑफिस और पोजीशन एज एन ओनर विदाउट पेमेंट यानी ऑफिस को होल्ड करना है या किसी पोजीशन लेवल को होल्ड करना एज अ ओनर, वो भी बिना पेमेंट किए, तो उसे बोलते हैं ओनार्ची, ओनार्ची। ए पर्सन वो इमेजिन्स इलनेस और इज एबनॉर्मली एन एनकेसियस अबाउट हेल्थ, हेल्थ को लेकर नर्वस फील कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, इलनेस इमेजिन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वो हाइपो हाइपोकॉन्ड्रिक है। A person more focused on their own thoughts than social interaction, एक ऐसा पर्सन जिसका फोकस ज्यादा है उसके थॉट्स, उसके खुद के थॉट्स पर, दैन कि दूसरे सोशल कोई दूसरा कोई इंटरेक्ट कर रहा, उसके तो उसके इंटरेक्शन के बजाय वो अपने थॉट्स पर पूरा फोकस्ड है, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इससे तो हम फैमिलियर। इंट्रोवर्ट मतलब है कि वो सोशल इंटरेक्शन से उतना इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि अपने ही थॉट्स पर पूरा फोकस्ड रहता है, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट बोलते हैं। 65 है ए प्लेस वेयर मनी इज कॉनाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एक मनी जो कि कॉनाइंड एक प्लेस जहाँ मनी को कॉनाइंड किया जाता है गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा, उसे बोलते हैं मिंट, टैक्साइल। ए पर्सन वो स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन्स, मुद्रा, मुद्रा, एक पर्सन जो कि स्टडी करता है क्वाइंस को लेकर या कलेक्ट करता है क्वाइंस, उसे बोलते हैं मुर्दा शास्त्री। ये बढ़िया रहेगा बोलना कि ए मैन वो स्टडीज क्वाइंस, उसे बोलते हैं नेमनी नेमनियस नेमनियस नेमनिमिस्टिस बोलते हैं, प्रोनाउंस में वही गलती। ए पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक भूमि का टुकड़ा या फिर गार्डन जहाँ में जिसमें फ्रूट ट्रीज बढ़ते हैं, उगते हैं, उसे बोलते हैं आर्कोहार्ड, आर्कोहार्ड और कार्ड। फिर है सेफ और सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल होना, यानी इसका मतलब पोर्टेबल है, कोई चीज ड्रिंक है वो सेफ है और सुटेबल है, तो इसका मतलब हम कहते हैं पोर्टेबल है, पोर्टेबल, पीने योग्य। वो पानी सेफ है, सुटेबल है, कोई चीज उसमें पोर्शन नहीं मिला हुआ, जहाँ नहीं मिला हुआ, तो यानी पोर्टेबल है, वो सेफ है। द किलिंग ऑफ ए किंग, एक किंग को मारना क्या कहलाता है, रेजिसाइड, राजहत्या। द किलिंग ऑफ ए किंग मतलब राजहत्या, रेजिसाइड। वन वो वॉक्स इन स्लीप, एक एक जो स्लीप में चलता है उसे बोलते हैं सोमनाम, सोमनाम लिस्ट, सोमनाम लिस्ट। ए पर्सन वो हेल्प्स अदर कम्यूट ए क्राइम, ए पार्टनर का, यानी बोल सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि दूसरों के क्राइम में हेल्प कर रहा है, एक पार्टनर है एक क्राइम में, उसे बोलते हैं सह अपराधी, तो उसे बोलते हैं एक कंप्लाइंस। वन वो इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उसे पता नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो मेक श्योर नहीं है, तो उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। और जो कि बिल्कुल मेक श्योर है कि वो बिलीव करता है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो क्या है, एस्थेटिक, एस्थेटिक है, एस्थेटिक, एथिस्ट है, एथिस्ट। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट,
यानी ह्यूमन की सोसाइटीज को लेकर, उसके ह्यूमन के कल्चर्स को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर स्टडी करना, दैट इज नथिंग बट एंट्रो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट पावर होना, यानी वो निश्चित सर्टन पावर। एक गवर्नमेंट एक एक व्यक्ति के द्वारा, एक गवर्नमेंट जिसके द्वारा एब्सोल्यूट पावर है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाकी सब बाद में कवर किया जाएगा। इसी तरह 200 वर्ड्स है, 200 वर्ड्स। इसके बाद आ जाएगा ऑल वन सब्स्टिट्यूशंस आस्क्ड इन दिस एग्जाम टू बिकम लेस सेंटेंस और वर्ड्स स्प्रेड, वो कहलाता है एबेट कहलाता है, कम होना। तो पहले हम ये 200 कंप्लीट कर लेंगे, बार बार इसी को रिवीजन करें। 200 ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आगे मूव ऑन होंगे।